नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के इस ग्लोबल पैंडिंग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या किया है दोस्तों, प्लीज़ आगे बढ़ के सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप एक घर खरीदते हैं तो कनाडा में, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों क्लैरिफ़ाई कर दूँ, ना तो मैं कोई रियल्टर हूँ, ना तो मैं कोई रियल एस्टेट बिज़नेस में जुड़ा हुआ कोई भी आदमी हूँ। तो मैं जो भी कह रहा हूँ इस वीडियो में वो अपने पर्सनल नॉलेज और रिसर्च और एनालिसिस पे कर रहा हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आगे बढ़िए दोस्तों। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए हमें क्या मिल सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन जाएँगे, उसमें मॉर्गेज अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर ये सब वगैरह सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें आप अपना इनकम, खर्चे ये सब डालेंगे तो आपको दिखाएगा आप कितना तक अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा आपके पास कि आप एक प्री अप्रूवल करवाइए एक मॉर्गेज ब्रोकर से ही, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉर्मली एक लेटर मिलता है जो आके आपको बताता है आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप जब उतर रहे हैं मार्केट में तो बस आपको अपने इनकम पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होना चाहिए कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए एक फॉर्मल मॉर्ग प्री अप्रूवल करवाने से आपको बहुत उसका ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा है कि बहुत सारी सेट में अभी जो फरवरी तक तो कम्प्लीटली सेलर मार्केट था, अब जाके थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। तो सेलर्स कंडीशनल ऑफ़र ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि कंडीशनल में जनरली लोग फाइनेंस और होम इंस्पेक्शन डाल रहे थे, वो लोग फर्म ऑफ़र उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत सारे सेलर बायर्स को परेशानी भी हुई है। बहुत सारे मैंने ऐसे पोस्ट देखे हैं जिसमें लोगों ने घर ले लिया, लेकिन घर में फिर कोई बाद में मेजर इशू निकल गया। तो जब उन्होंने घर लिया तो डेफ़िनेटली उन्होंने अपने नेकेड आई से वो आइडेंटिफ़ाई तो नहीं कर पाए कि इश्यूज़ सिर्फ आँखों से देखने से तो पता नहीं चला अपना और अपने रियल्टर के थ्रू। तो ऐसे में वो लोग अब बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो ऐसा चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेलर के रियल्टर रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। अगर सेलर ये विलिंग नहीं कर रहा है कि मैं कंडीशनल ऑफ़र नहीं लूँगा, तो इन दैट केस आप ये कर सकते हो कि जब आप घर देखने आ रहे हो, अगर आपको घर में सब कुछ पसंद है, तो ऑफ़र डालने से पहले आप उनकी परमिशन लेकर एक होम इंस्पेक्शन करवा लो। बहुत सारे सेलर्स ये अलाउ करते हैं, क्योंकि इसमें उनका कुछ नहीं जाता और उनको भी एक आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब आपकी सेकंड या उसके बाद की, जहाँ पर आप नहीं रहने वाले प्राइमरली, तो वहाँ पर आपको देखना होगा, और आपका इंटेंशन है कि आप उसको एज अ रेंटल खरीद रहे हो, तो आपको ये देखना होगा कि उस नेबरहुड में, उस एरिया में क्या रेंट चल रहा है। क्योंकि आपने देख लिया कि हाँ, इस सिटी में अच्छी रेंटल इनकम है, मैं यहाँ वहाँ पे कोई भी किसी भी नेबरहुड में प्रॉपर्टी खरीद लूँ, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। ये नेबरहुड टू नेबरहुड डिफ़र करती हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो आप एक रूमिंग हाउस खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लेंडर्स आपको डिनाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पर टेनेंसी है, माने टेनेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड चेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि टेनेंसी एक्सपायर कर जाए। नो, ओंटारियो में या कनाडा में ये रूल नहीं है। तो यहाँ पर एक फैक्टर है, अगर आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो आपका टेनेंट बन जाएगा और वो आपको रेंट पे करेगा, क्योंकि बस लैंडलॉर्ड चेंज हुआ है और वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद मूव कर रहे हैं तो ऐसे में सेलर आपको एक फॉर्म साइन करवाएगा और सेलर को, वो टेनेंट को 60 डेज़ का नोटिस देना। जनरली वो चले जाते हैं, क्योंकि ओंटारियो में ये रूल है कि लैंडलॉर्ड अगर प्राइमरी रेसिडेंस कह के मूव करेगा तो उसको अलाउड है, वो टेनेंट को जाना पड़ेगा और वो अंदर आएगा। लेकिन किसी भी कारण से अगर टेनेंट रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो आप या सेलर उस पर एविक्शन एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एनफोर्समेंट सिर्फ शेरिफ कर सकता है और शेरिफ कोर्ट के ऑर्डर पे चलेगा। तो इन दैट केस आपको ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड ले जाना पड़ेगा मैटर को, और वहाँ से अगर केस आपके फेवर में गिरा तो फिर आएगा।
तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखें, बट जनरली वो कर देते हैं। पेपर वर्क, तो दोस्तों पेपर वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत बार मैंने ये देखा है ना कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में पेपर वर्क हड़बड़ी में पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। नहीं, कोई भी पेपर पे साइन करने से पहले, चाहे वो ऑफ़र हो चाहे जो भी हो, ध्यान से पढ़िए, कंडीशंस पढ़िए, कितना टाइम दिया गया उसको पढ़िए और समझिए। अगर आप रियल्टर के साथ काम कर रहे हैं और ख़ुद को सेल्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दोनों अलाउड है, तो इन दैट केस आप रियल्टर से क्वेश्चंस कीजिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो। ये आपका राइट है और उसका जॉब है, तो कोई शाइनेस मत फील कीजिए। जहाँ भी आपको डाउट हो सीधा पूछिए कि भाई साहब ये क्या है, वो बहन जी ये सब क्या है, सीधा पूछिए। और जब आपको रियल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं किसी एरिया में घर खरीदने के लिए, तो रियल्टर का इंटरव्यू लीजिए आप, फाइंड आउट कीजिए कि उसको इतना नॉलेज है कि वो आपको सही तरह से हेल्प करे। इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ये काम करके उसको पैसे मिलेंगे। तो उसको आपको, अगर वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आप उसको आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, खुद के नहीं। तो इसलिए आप ऐसे रियल्टर सेलेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप रियल्टर साथ काम करें। अगर आप सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप अपने आप पर हैं, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। और जो म्यूचुअल रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो ऑनटेरियो में, इसको फॉर्म 300 बोला जाता है, तो उसमें जो ड्यूरेशन होता है, होल्ड ओवर पीरियड होता है, जोग्राफिक लोकेशन होता है, उसको अच्छी तरह से देखिए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी डाउट है, रियल्टर से सीधा आप फ्रंट क्वेश्चन कीजिए और एक एग्रीमेंट कीजिए कि नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं, आप इसको ये करो, फिर साइन कीजिए। मैंने आप लोग दोनों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों पार्टी एग्री हो, तो जब तक वो एग्री नहीं हो साइन करने से क्या फ़ायदा, आप ही को नुकसान होगा। इसलिए ये सब बातों का ध्यान देकर पढ़ कर फिर साइन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो टोटल कॉस्ट आती है दोस्तों घर लेने में या घर के बाद, इसमें ये बस मॉर्गेज और वो नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आपका क्लोजिंग कॉस्ट में लीगल फ़ी होता है, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो भी, कभी कभी अप्रेजल फ़ी भी होता है, तो वो सब भी ध्यान रख दीजिए और उसका बजट रखिए। और आपको थोड़ा बजट हमेशा असाइड रखना पड़ेगा इमरजेंसी मेंटेनेंस रिपेयर के लिए, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो जहाँ पे टेनेंट रहने वाले हैं, तो वहाँ पे तो आपको रखना ही रखना है भाई, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। फिर आपका जो घर का खर्च है उसमें यूटिलिटी टैक्स ये सब भी रखिए। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिया टेनेंट से और एज़ पर आपका जो लीज़ है उस हिसाब से अगर टेनेंट्स पे कर रहे हैं यूटिलिटीज़, तो फिर ठीक है, मैं वो दे रहा है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप ही को देना पड़ता है। और भी बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप किसी ऐसे एरिया मूव किए जहाँ पर कार इंश्योरेंस ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पे करोगे, करेक्ट, और जो अभी पे कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ना आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।